हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन अकेडमी पे। और मैं बताऊं कि आप सबके लिए एक नया आज क्लास में एक नया टॉपिक लेके आया हूं। और इस टॉपिक में हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में बात करेंगे। यह छोटा सा जो टॉपिक है, इसमें हम लोग यूरोप के राजनीतिक वाले पार्ट को, ठीक है ना, पॉलिटिकल वाले पार्ट्स को देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, क्या लोकेशन है, उनके लोकेशन के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं, तो यूरोप महाद्वीप आप देखोगे तो तीनों तरफ से ऊपर देखिए तो आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा, इस साइड देखिए तो आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा, और नीचे आप देखोगे तो आपको मेडिटेरियन से भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग यूरोप के संदर्भ में इसकी लोकेशन को देखें, तो कहीं ना कहीं जब कोई पार्ट तीन तरफ से सागरों महासागरों से घिरा होता है, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो यूरोप एक, अगर हम लोग कहा जाए महाद्वीपों के संदर्भ में, तो यूरोप एक प्रायद्वीपी महाद्वीप है, यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा ढेर सारे प्रायद्वीप हैं, जो आपको अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इतने ढेर सारा प्रायद्वीप होने के बावजूद भी ऑलरेडी यूरोप भी एक प्रायद्वीप ही है, क्योंकि यह तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यूरोप की बात करें तो लगभग यहाँ पे जितने भी देश हैं वह आपका डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश है। और विकसित देश होने के साथ साथ यूरोप को अगर हम लोग देखा जाए तो पूरी तरीके से यह आप कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, और साथ ही साथ उपध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को प्राप्त होता है। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका कोई भूभाग आपको देखने को प्राप्त नहीं होता। इसी वजह से यूरोपियंस को आप देखोगे तो कहोगे कि गोरे गोरे हैं, है ना। गोरे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, यह रीजन है। खैर, यूरोप के संदर्भ में यहाँ पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूरोप के संदर्भ में कई ऐसे देश हैं जिनके बारे में आपको जानना तो आप मैप जब पढ़ते हैं तो सभी कंट्रीज़ के बारे में उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन के पैटर्न को समझें या क्वेश्चन पूछने के तरीकों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे जो हमको दिख रही हैं, उनसे क्वेश्चन न पूछ के कुछ छोटी छोटी पोर्शन से सेंसिटिव, अगर हम लोग मैप के संदर्भ में बात करा तो कुछ सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं जहाँ क्वेश्चन पूछे जाने के संदर्भ में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने के संदर्भ में कुछ सेंसिटिव पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के संदर्भ में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेडिटेरियन से कभी आपसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि चलिए बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो मेडिटेरियन भूमध्य सागर को टच नहीं करता है। तो जब आप जानते रहोगे कि मेडिटेरियन सी को स्पेन टच कर रहा है, फ्रांस टच करता है, साथ ही साथ इटली टच करता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो ग्रीस टच करता है, और इसके अलावा यहाँ पर कोस्टरिका, बहुत से और भी देश हैं जो इनको, अल्बानिया हो गया, कोस्टरिका हो गया, कई ऐसे देश हैं जो इनको टच करता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप देखिए, अगर आपकी लोकेशन को देखा जाए तो यहीं पर देखिए ब्लैक सी है, पूछा जा सकता है वह कौन सा देश है जो ब्लैक सी को टच नहीं करता है या टच करता है, तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ आपका कह सकता है कि बताइए वह कौन सा देश है जो लैंडलॉक देश है। तो ये मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए थोड़ी बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, जब हम लोग यूरोप पढ़ते हैं तो कुछ बड़े पहले देशों के बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल और स्पेन, इसके ऊपर जब आप ऐसे बढ़ते हो ऐसे, तो आपको फ्रांस देखने को मिलता है। फ्रांस के बगल में आपको एक देश दिखता है जर्मनी, जर्मनी के बगल में पोलैंड, और पोलैंड के बगल में आप देखोगे तो लिथुआनिया, लिथुआनिया के बगल में लाटविया, और लाटविया के बगल में इस्टोनिया। तो आप कम से कम यहाँ से स्टार्ट करिए, और जो तटों से लगे हुए ऐसे देश हैं इनके संदर्भ में आप मैप में देखने का प्रयास करिए। और जब आप मैप में इनको देखेंगे तो आसानी से आप पुर्तगाल से स्टार्ट करते हैं, पुर्तगाल हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, स्पेन से ऊपर फ्रांस है, फ्रांस के बगल में जर्मनी है, जर्मनी के बगल में पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी और देश है, क्योंकि यह रसिया तो एक बड़ा देश है लेकिन मुख्यतः यह यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
तो इस तरीके से ऊपर की कंट्रीज़ को आप ध्यान से देखने के बाद इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं ऊपर से, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा इस लाइन में। यहाँ पर एस्टोनिया बता दिया, लाटविया बता दिया, उसके नीचे कौन कौन से देश हैं, तो आप कहोगे बेलारूस है और उसके नीचे यूक्रेन है, तो यूक्रेन और बेलारूस हो गए। अब इसके नीचे आइए, यहीं से चलिए और नीचे वाले भाग में होते हुए चलिए। जब नीचे चलेंगे तो पुर्तगाल मैंने बताया, स्पेन बताया, स्पेन के बगल में यह फ्रांस है, फ्रांस के बगल में इटली है, इटली के बगल में ग्रीस है, और यहाँ पर अल्बानिया है, और साथ ही साथ जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बुल्गारिया हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सारे देश नीचे के हो गए, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य आपको पता करना होगा कि कौन से देश यहाँ पर लैंड लॉक देश नहीं है। अगर सागरों से घिरे हैं तो लैंड लॉक देश नहीं है। तो उसी तरीके से ऊपर को देख लीजिए और उसी तरीके से नीचे को देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आपके यहाँ से, ये जो अंदर के क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यह वाले जो छोटे छोटे यहाँ पर देश देखने को मिलते हैं आपको, जैसे चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बिया हो गया, बोस्निया हो गया। तो यहाँ पर कई ऐसे देश आपको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर अधिकतर जो देश हैं वह लैंड लॉक देश हैं। तो आइए जानिएगा, मैप को देखिएगा कि कौन कौन से वह देश हैं जो आपको लैंड लॉक कंट्री के रूप में देखने को प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऊपर आइए, अगर हम लोग यूरोप को देखें तो यूरोप का यह जो भाग देख रहे हो, यह तीन तरफ से जो पानी से घिरा है, इसको हम लोग स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहते हैं। क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ देश जो देश हैं, यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। जब हम लोग स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की बात करते हैं कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर टोटल कितने देश स्थित हैं, तो आप कहोगे कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पे नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद स्वीडन है, और स्वीडन के बाद फिनलैंड है। तो ये तो आपको स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित देशों के संदर्भ में मैंने बताया। लेकिन अगर वहीं पर यह पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि वह कितने ऐसे देश हैं जिनको हम लोग स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं, तो चूंकि वहाँ के भाषा, रहन सहन, कल्चर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो इन स्कैंडिनेवियाई पेंसुला पर स्थित देशों के अलावा आपको आइसलैंड और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो डेनमार्क, जब दो देशों को और मिला देते हैं तीन देशों में, तो यह 5 देश मुख्यतः हमारे स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाते हैं। स्कैंडिनेवियाई पेंसुला कहाँ पे है? ये है। लेकिन जब हम लोग स्कैंडिनेवियाई कंट्री की बात करते हैं तो इनमें 5 ये 2 देश और शामिल कर लिए जाते हैं, डेनमार्क और आइसलैंड, और फिर हम लोग इसको स्कैंडिनेवियाई कंट्री के रूप में जानते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए देश एस्टोनिया, लाटविया, और लाटविया के बगल में देखिए लिथुआनिया। यह 3 देश आपको देखने को मिलते हैं, और इन 3 देशों को हम लोग बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं। किस कंट्री के नाम से? बाल्टिक। यहीं पर बाल्टिक सी है और इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्री के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि लिथुआनिया का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है, यानी किसके साथ लिथुआनिया की सीमा नहीं लगती है? तो रूस के साथ लगती है, पोलैंड के साथ लगती है, बेलारूस के साथ लगती है, लाटविया के साथ लगती है। अगर मान लीजिए एस्टोनिया दे दिया या यूक्रेन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ इनकी बाउंड्री नहीं लगती, ठीक है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह क्षेत्र जो देख रहे हो जिसपे आपका स्पेन और पुर्तगाल बसा हुआ है, यहाँ पर एंडोरा भी एक छोटा सा देश है जो कि आपका लैंड लॉक देश है, यहीं पर एंडोरा। तो फिलहाल पुर्तगाल और स्पेन को जो आप देश देख रहे हो, यह दोनों देश आपका एक प्रायद्वीप है।
यानी इधर भी पानी, इधर भी वाटर, नीचे भी वाटर। जो भाग या जो क्षेत्र या जो लैंड 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग एक प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रायद्वीप है जिस पर यह दोनों देश स्थित हैं, और इस प्रायद्वीप को हम लोग आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप पर ही आपका स्पेन और पुर्तगाल यह दोनों स्थित हैं। ठीक है ना, यह दोनों स्थित। यहीं पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पर एक माउंटेन है, यहीं पर एक माउंटेन है ऐसे, और इस माउंटेन का नाम है पिरेनीज माउंटेन। और यह पिरेनीज माउंटेन क्या करता है, या पूछा जा सकता है कि स्पेन को फ्रांस से अलग करने वाला माउंटेन, या वह कौन सी भौगोलिक सीमा है जो स्पेन को फ्रांस से अलग करती। तो आपको पता होना चाहिए पिरेनीज माउंटेन। या आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइबेरिया पेंसुला को, आइबेरिया प्रायद्वीप को शेष यूरोप से अलग करने वाला वह प्रादेशिक सीमा कौन सा है। तो आप कहोगे आइबेरिया माउंटेन है, या कौन सा माउंटेन है। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए ऊपर आते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा एक द्वीप है ऐसे, ये इंग्लैंड है, यहाँ पर वेल्स है, और ऊपर जाओगे तो स्कॉटलैंड है। तो इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को जब हम लोग संयुक्त रूप से मिला देते हैं तब यह बन जाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। जब तीनों को सम्मिलित रूप से मिला देते हैं तो यह हमारा ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। लेकिन इसके बगल में देखिए आयरलैंड एक देश है, और यह आयरलैंड का जब हम उत्तरी वाला भाग यानी उत्तरी आयरलैंड, जब ग्रेट ब्रिटेन में हम लोग उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं, जो संयुक्त रूप से यह क्या कहलाता है, यह यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन क्या हैं, कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। देखिए यह फ्रांस है, और फ्रांस का यह भाग जो आगे निकला हुआ है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसी वजह से इसको ब्रिटानी प्रायद्वीप कहते हैं। यह ब्रिटानी प्रायद्वीप कहलाता है। तो ब्रिटानी प्रायद्वीप कहाँ पर है, या उसका किस देश के साथ संबंध है, तो आप कहोगे उसका संबंध फ्रांस से। आइए ऊपर, ऊपर आएंगे तो जर्मनी है, और जर्मनी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है, और इस देश का नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क भी देखो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, यानी यह वाला भूभाग जो है 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो यह भी एक प्रायद्वीप हुआ, और इस प्रायद्वीप को हम लोग जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीप। तो जूटलैंड प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो जूटलैंड प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है, तो आप कहोगे डेनमार्क से है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यहां पर 3 देश बसे हुए हैं। ठीक है ना, और इन 3 देशों की बात करें तो यहां पर देखिए बेल्जियम है, यहीं पर आप देखोगे तो आपको नीदरलैंड दिखेगा, और यहीं पर लग्जमबर्ग है। तो 3 देश आपको देखने को मिलेंगे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से बेनेलक्स कहा जाता है। BE से मतलब बेल्जियम, NE का मतलब नीदरलैंड, और LUX का मतलब लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हम लोग बेनेलक्स कहते हैं। बेनेलक्स। तो बेनेलक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री नहीं आती है, या किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो यह भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नीदरलैंड जो यहाँ पर आप देख रहे हो देश, नीदरलैंड को लो लैंड कंट्रीज कहते हैं, निम्न भूमि का क्षेत्र कहते हैं। निम्न भूमि का क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे यह नीदरलैंड है, नीदरलैंड के लिए कृषि के लिए, बागवानी के लिए इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी,
तो नॉर्थ सी का कुछ भाग जो था यहाँ पर दीवार खड़ा करके यहाँ के पानी को उस साइड डाल के इस निम्न वाले भूमि को जो अपेक्षाकृत समुद्री का तटीय क्षेत्र वाला जमीन था, इसको अपने बागवानी के लिए, कृषि कार्यों के लिए, ठीक है ना, इन क्षेत्रों के लिए यह ले आया। तो अपेक्षाकृत यह निचला क्षेत्र था, जिस वजह से इसको नीदरलैंड को निम्न भूमि का क्षेत्र कहते हैं। और इस तरीके से प्राप्त भूमि को पोल्डर भूमि कहते हैं, पोल्डर भूमि। तो पोल्डर भूमि क्या है? यही पोल्डर भूमि है, नीदरलैंड में आपको देखने को प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो गया। आइए और चीजें देखते हैं। देखिए यहां पर आपको इटली दिख रहा होगा, इटली। और इटली भी देखो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आप जाइएगा मैप में देखिएगा वह कौन कौन से सागर हैं जो इसको तीन तरफ से पानी से घेरे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका काम है, इसको पता करिएगा। फिलहाल इटली को देखिए, यह भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसी वजह से इसको एक पेनिनसुला कहते हैं। यह इटली पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, इसको इटली प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है इटली, ये है आपका इटली। मैं बता दूं, इटली के इधर देखिएगा तो एड्रियाटिक सी है, इधर देखेंगे तो गल्फ ऑफ टोरंटो है या आयोनियन सी है, और इधर आप देखोगे तो टिरिहीनियन सी है। तो इस तीन तरफ से यह घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पॉलिटिकल, तो ये तो मैंने आप मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया। अब आपका भी काम ये होता है कि इन कंट्रीज़ को, यानी जितनी भी देशों को मैंने बताया वो तो देखिए ही, साथ ही साथ यहाँ की जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस से लगा हुआ स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड से लगा हुआ ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक छोटा सा देश है, लिंचेस्टीन। लिंचेस्टीन यह एक छोटा सा देश है जो डबल लैंडलॉक कंट्री है, यानी कोई भी देश जो किसी लैंडलॉक देश से ही घिरा होता है उसको डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो यह छोटा सा देश है जो कि स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो स्लोवाकिया है, हंगरी हो गया, ठीक है ना, नीचे देखेंगे तो सर्बिया हो गया। तो ऐसे कई देश हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बुल्गारिया हो गया, ऊपर चेक रिपब्लिक हो गया। तो इन सब सारे देशों को याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ देश हैं जो आपको समुद्र से लगे हुए हैं, इन देशों को याद करना है कि कौन से वह देश हैं जो किस इस समुद्र से लगे हुए हैं, एड्रियाटिक सागर से लगे हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, यह जो पेनिनसुला आप देख रहे हो ना, प्रायद्वीप देख रहे हैं ना, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इन तीन तरफ से पानी से घिरे हुए इस क्षेत्र को बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं, इसको बाल्कन पेनिनसुला कहा जाता है। तो बाल्कन पेनिनसुला ये है, लेकिन बाल्कन देशों के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं यह आपका काम है, इसको सर्च करिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से देशों को बाल्कन कंट्री के नाम से जाना जाता, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक काम ये भी होता है कि कौन कौन से वह देश हैं और कौन कौन सी उनकी कैपिटल, यानी कंट्री प्लस उनकी कैपिटल के बारे में भी आपको जानना। जैसे मैं कहूँ पुर्तगाल, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, लिस्बन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पेरिस है। अगर हम लोग जर्मनी आ जाएं तो बर्लिन है। तो यहाँ पर कैपिटल को तो याद करना है। कभी कभी आपका कौन से कैपिटल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इन नदियों के संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कौन सा कैपिटल या कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो उसको ध्यान में रखना। जैसे फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, तो सीन नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। तो ऐसे करके अलग अलग नदियों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ कौन सी कंट्रीज किस कंट्रीज के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करती है या किस देश से लगी हुई है, इसके बारे में भी जानना। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा देश है मालडोवा, तो मालडोवा किन किन कंट्रीज से लगा हुआ है तो आपको जानते रहोगे। जैसे रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, तो रोमानिया और यूक्रेन के साथ यह लगा हुआ है। साथ ही साथ रसिया का यह पार्ट है। रसिया यूरोप से, आपको मैंने बताया था कि यूराल माउंटेन, यहीं पर कैस्पियन सी है, इधर काकेकस माउंटेन है और यहाँ पर ब्लैक सी है, इसके द्वारा अलग होता है। और रसिया की यह कैपिटल है मॉस्को, तो मॉस्को इसकी सबसे पूर्वी कैपिटल है, राजधानी है, और
ये जो आप पुर्तगाल की कैपिटल आप देख रहे हो लिस्बन, मुख्य लैंड की मैं बता रहा हूँ, तो मुख्य लैंड पर यह सबसे पश्चिमी कैपिटल है। सबसे उत्तर में आइसलैंड की कैपिटल है रिकजाविक, जो कि विश्व की सबसे उत्तरतम कैपिटल भी आपको ध्यान में रखना है, कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर एक है मेडिटेरियन सी में माल्टा एक देश है, तो माल्टा को भी ध्यान में रखिए। तो यह कुल मिला के आपके पॉलिटिकल मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया। कभी किसी क्लास में फिजिकल वाले टॉपिक पे भी बात करेंगे।